गलवान में शहीद हुए जवान के पिता की गिरफ्तारी पर बीजेपी का विधानसभा में प्रदर्शन। गिरफ्तारी पर बीजेपी कर रही प्रदर्शन। उमेश पाल हत्याकांड के आरोपी अतीक के करीबी पर चलेगा बुलडोजर। बिना नक्शा पास किए बनाया है अवैध निर्माण। शराब नीति के खिलाफ दिल्ली में बीजेपी ने प्रदर्शन का किया ऐलान है। आईटीओ चौक, संजीव चौक, मेट्रो गेट नंबर 6, खानपुर डिपो, लोनी गोल पर प्रदर्शन। कर्नाटक में बीजेपी की आज से विजय संकल्प यात्रा। जेपी नड्डा संकल्प यात्रा को दिखाएंगे हरी झंडी। यूपी डीजीपी मुख्यमंत्री योगी से आज कर सकते हैं मुलाकात। उमेश पाल हत्याकांड को लेकर होगी मुलाकात। चक्कर कई जगहों पर इसी को लेकर प्रदर्शन। होली से पहले महंगाई का बड़ा झटका। एलपीजी सिलेंडर के दाम 50 रुपए बढ़े। कॉमर्शियल सिलेंडर भी 350 रुपए हुआ महंगा। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज। मैं हूं आपके साथ सोनी चौहान। खबरों की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता दें, आज विधानसभा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बोलेंगे। 3 बजे करीब विधानसभा में संबोधन होगा। बजट पर चर्चा के दौरान सीएम का संबोधन बेहद अहम माना जा रहा है। कई मामलों को लेकर जिस तरीके से जो विपक्षी दल हैं वो सवाल खड़े कर रहे हैं और ये भी कयास लगाए जा रहे हैं कि आज उन्हीं सवालों का जवाब देंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। तो विधानसभा सत्र का 9वां दिन 3 बजे के करीब सीएम योगी आदित्यनाथ संबोधित करेंगे और विपक्ष के सवालों का जवाब देंगे। तो आपको बता दें, जिस तरीके से सदन में कई अहम मामलों को लेकर, चाहे जनजाति जनगणना को लेकर है, चाहे नीति आयोग को लेकर जो विपक्षी दल सवाल खड़े कर रहे हैं। कल जिस तरीके से सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कई अहम योजनाओं को लेकर उनका जिक्र करते नजर आए, एमओयू का जिक्र करते नजर आए कि महज जो कागजी आंकड़े हैं और हकीकत है उनमें काफ़ी मतभेद एक तरीके से नजर आ रहा है। और आज सीएम योगी आदित्यनाथ करीब 3 बजे सदन में बोलेंगे। यूपी विधानसभा सत्र चल रहा है, आज 9वां दिन है और इस लिहाज से विपक्ष के सवालों का जवाब देंगे। और इसी खबर पर मनीष श्रीवास्तव, ब्यूरो चीफ, हमारे साथ जुड़े हुए हैं ज्यादा जानकारी के लिए। मनीष, अगर देखा जाए तो लगातार सदन में जिस तरीके से विपक्षी दल हमलावर होता नजर आ रहा है, सीएम जो सत्ता को एक घेरने की कवायद, चाहे वो नीति आयोग की बात की जाए, चाहे वो जाति जनगणना को लेकर सवाल खड़े करने की बात हो, कई अहम मसलों को लेकर कल सदन में जो सपा के अध्यक्ष हैं सीएम अखिलेश यादव, उन्होंने कई अहम बातों का जिक्र किया था। तो आज क्या कुछ कयास लगाए जा रहे हैं? बिल्कुल सोनी, आपको बता दें कि नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव ने कल विधानसभा के भीतर जो अपना अभिभाषण दिया, उन्होंने साफ तौर से सरकार को चौतरफा घेरने की कोशिश की। उन्होंने साफ तौर से, अगर हम बात करें तो इन्वेस्टर समिट पर सवाल उठाए कि 33 लाख करोड़ का जो निवेश की बात की गई है वो हवा में है। उन्होंने इत्र व्यापार को, इत्र उद्योग को बजट न देने की बात कही। उन्होंने पीडब्ल्यूडी में जो बजट था उसको खर्च न कर पाने के लिए भी सवाल उठाए। और साथ में अगर हम बात कर लें तो उन्होंने जो सरकारी विभागों में जो वैकेंसियां खाली पड़ी हैं, जो नियुक्तियां नहीं हो रही हैं, इसको लेकर के सवाल उठाया। सबसे बड़ी बात, कल मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी पर भी अखिलेश यादव ने विधानसभा में बोला और उन्होंने ये कहा कि जो भी केंद्र में बैठता है उसके इशारे पर, सीबीआई पर उन्होंने हमला बोलते हुए सीधे तौर पे कहा कि सीबीआई उसी के इशारे पर काम करती है और मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी भी इसी के तहत की गई है। ये तमाम मुद्दे थे जिसको लेकर के अखिलेश यादव ने सदन में सरकार को घेरने की पूरी कोशिश की। और सबसे बड़ा मुद्दा जो इस समय सरकार में छाया हुआ है वो उमेश पाल की हत्याकांड से जुड़ा हुआ है। आज आप जैसा कि जानकारी मिल रही है सुबह से ही कि लगातार
कार्रवाई चल रही है अतीक अहमद के परिवार को, जिसने संरक्षण दिया, जहां रह रहा था, जफर के मकान को उसको ध्वस्त किया जा रहा है, उस पर बुलडोजर चलाया जा रहा है। ये तमाम मुद्दे रहेंगे और इसी को लेकर के आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का लगभग 3 बजे इस पर जवाब आएगा। जिस तरह से अखिलेश यादव ने घेरने की कोशिश की थी, मुख्यमंत्री पूरी तरह से अखिलेश यादव के एक एक सवाल का जवाब देंगे और उनको एक तरह से जो भी उन्होंने अभी 4 दिन पहले भी अपने वक्तव्य में सीधे तौर से कहा था, अपराधियों को संरक्षण देने की बात कही थी और अतीक अहमद पर हमला बोलते हुए उन्होंने कहा था कि अतीक अहमद समाजवादी पार्टी का प्रोडक्ट है। इसी को लेकर के आज फिर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के अभिभाषण पर सभी की नज़रें टिकी रहेंगी कि आखिर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज किस तरह से जो अखिलेश यादव ने सवाल उठाए हैं उनका जवाब देंगे। बिल्कुल मनीष, देखा जाए तो पहले भी जब सवाल उठाए थे विपक्षी दल ने तो जाहिर सी बात है उसका जवाब सीएम ने दिया था और आज फिर उन्हीं सवालों का जवाब एक बार फिर से देते हुए किस मूड में नजर आएंगे ये भी देखना होगा। और साथ ही अग्निवीर को लेकर भी उन्होंने सवाल खड़े किए थे। कल जिस तरीके से हम सदन में सुन रहे थे, अखिलेश यादव का साफ तौर पर कहना था कि समाजवादी विचारधारा को समझना होगा, जो भारतीय जनता पार्टी है वो लोग इस विचारधारा को समझे। इसके क्या मायने थे? बिल्कुल जिस तरह से आपने बात कही सोनी की, अग्निवीर जो योजना है इसको लेकर के समाजवादी पार्टी ने अपना रुख साफ किया है कि वो कभी भी अग्निवीर योजना का समर्थन नहीं करेगी। सीधे तौर पे उन्होंने जो केंद्र सरकार की ये योजना है इस पर सवाल उठाए हैं और उन्होंने साफ तौर से ये बात खुले मन से कही और विधानसभा में भी कही कि अग्निवीर की योजना का समर्थन बिल्कुल नहीं करेंगे। और साथ में अगर हम बात कर लें तो अखिलेश यादव ने सीधे तौर पे अग्निवीर को भी नकारा है और किसी भी तरह से वो सरकार के समर्थन में नहीं आएंगे, ये बात उन्होंने स्पष्ट कर दी है। और जहाँ तक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के जवाब देने के अंदाज की बात कर लें तो जैसा कि हम लोगों ने 3 दिन पहले देखा था कि एक बेहद एग्रेसिव मोड में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जवाब दिया था और बहुत ही आक्रामक तरीके से जो उनका नज़रिया था, जो उनका स्टाइल था बोलने का, वो चर्चा में सुर्खियों में छाया रहा और दिन भर मीडिया ने शायद उसी फुटेज को लगातार दिखाया था कि उन्होंने साफ तौर से कहा था कि हम माफियाओं को मिट्टी में मिला देंगे जिन्होंने भी इस हत्याकांड को अंजाम दिया है। और उसके बाद उसका एक झलक अगले ही 2 दिन बाद देखने को मिली कि जिसमें जो ड्राइवर था क्रेटा का, जो साजिशकर्ताओं को लेकर के गया था, उसकी हत्या की गई, मुठभेड़ में वो मार गिराया गया था। जी बिल्कुल, इस पूरे घटनाक्रम से हालांकि ये बात साफ तौर पर सामने आ रही है कि एक तरीके से अतीक अहमद को जो सपा का संरक्षण प्राप्त है, इस बात का भी जिक्र सदन में होता नजर आया। साथ ही बेरोजगारी का भी मुद्दा, महंगाई का भी मुद्दा उठाया गया। तो इस लिहाज से देखा जाए तो आगामी एक तरफ 2024 को लेकर बात की जाए तो क्या कुछ उसके असर देखने को मिलेंगे और साथ ही सदन में जो चर्चा पक्ष और विपक्ष की चल रही है मनीष, तो उसको लेकर भी अब जुमलेबाजी का भी दौर शुरू हो गया है। आपने देखा होगा कई तरीके की वीडियो अब सामने आने लगे हैं। बिल्कुल, देखिए सोनी, जिस तरह से आपने खुद देख रही हैं कि अब लोकसभा चुनाव में अगर हम देखें तो पूरे 1 साल का वक्त ही बचा है, लगभग 1 साल से कम का ही वक्त हम कह सकते हैं बचा हुआ है। और ऐसे में जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं वो सरकार की योजनाओं को गिनाएंगे और जो विपक्ष है वो हमलावर होगा। लेकिन जो अतीक की ये जो घटना हुई प्रयागराज की और अभी कुछ दिन पहले जिस तरह से उन्नाव में जो माँ बेटी की जो मृत्यु हो गई थी आग लगने के कारण से, ये 2 मुद्दे सबसे बड़े कानून व्यवस्था की अगर बात कर लें तो ये छाए हुए हैं इस समय सदन में, एक मौका मिल गया है। और दूसरा एक सबसे बड़ा मुद्दा अगर हम बात करें तो अडानी का, अडानी को लेकर के जिस तरह से इन्वेस्टर समिट में उनको आना था और वो नहीं आए, अखिलेश यादव ने इस मुद्दे को भी कल विधानसभा में पुख्ता तौर पे उठाया कि आखिर उन्होंने बेहद अलग अंदाज में एक दोस्त का नाम लेते हुए कहा कि दोस्त मुसीबत में काम आता है और दोस्त कहाँ रह गया, दोस्त क्यों नहीं आया। उन्होंने अडानी के ऊपर सीधी तौर पे हमला बोला और अडानी को लेकर के भी सवाल उठाए कि लगातार जिस तरह से मनीष सिसोदिया और इनको लेकर के सीबीआई ताबड़तोड़ छापेमारी कर रही है, गिरफ्तारी कर रही है, लेकिन अडानी के मामले में सीबीआई कहाँ है, सीबीआई ने अब तक कार्रवाई क्यों नहीं की। ये हमला लगातार जारी रहेगा और आने वाले चूंकि लोकसभा चुनाव है, इसको लेकर के सरकार और विपक्ष में
ये हमले और तेज होंगे। जिस तरह से विधायकों के साथ फोटो अपराधियों की निकल रही है, चाहे वो सत्ता की बात कर लें, चाहे वो विपक्ष की बात कर लें, समाजवादी पार्टी के नेताओं अखिलेश यादव के साथ जिस तरह से अपराधी की वो फोटो थी, ये तमाम मुद्दे और लगातार इस तरह की खबरें आती ये भी देखना होगा, चाहे वो पक्ष हो चाहे वो विपक्ष हो, आरोप और प्रत्यारोप के बीच जनता की जो मंशा है वो भी जानने की कोशिश करनी होगी, क्योंकि अब लोकसभा देखा जाए 2024 का चुनाव ज्यादा दूर नहीं रहा, इस लिहाज से भी सोचना चाहिए। कि अगर हम बात करें तो बीजेपी ने इस पर रणनीति तैयार कर ली है। उसने मंथन करके, आप खुद, जैसा कि हम लोगों ने खुद के न्यूज़ ने इस खबर को दिखाया था कि जो यहाँ पर बंसल थे, महामंत्री जो थे सुनील बंसल, वो 2 मार्च को राजधानी लखनऊ आ रहे हैं। चूंकि वो थिंक टैंकर माने जाते हैं, संघ की अगर बात कर ले तो उनकी रणनीति है बूथ स्तर पर कार्यकर्ताओं से मिल करके गांव-गांव में हर आदमी को जाकर के सरकार की योजनाओं के बारे में बताना। ये देखिए, बीजेपी एक तरफ काम नहीं करती, बीजेपी चौतरफा अपनी रणनीति को तैयार करती है और साल 1.5 साल वो लगातार चुनाव को लेकर के ही काम करती रहती है। एक पक्ष उसका सरकार की योजनाओं को गिनाने में लगेगा, दूसरा बूथ स्तर पे काम करेगा, तीसरा जो निर्माण कार्य है, जो सरकार की योजना है उसको धरातल पे कैसे उतारा जाए। तो ये चारों तरफ से टीम वर्क की तरह काम होता है और इसीलिए शायद बीजेपी को जो है विपक्ष पूरी तरह से घेरने में कहीं ना कहीं नाकाम नजर आता है। विपक्ष एक पक्ष को अगर घेरने की कोशिश करता है तो बीजेपी दूसरी तरफ से प्रतिपक्ष को भी घेरने की कोशिश करती है और लगातार हमलावर रहती है। अगर देखा जाए कई अहम मुद्दे मिल चुके हैं विपक्ष को और इसीलिए विपक्ष घेरता भी नजर आ रहा है, चाहे वो अडानी का मसला हो या सीबीआई की कार्यशैली को लेकर हो या लॉ एंड ऑर्डर को लेकर हो, विपक्ष लगातार आवाज उठा रहा है। इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो कुल मिलाकर कहीं ना कहीं एक मुद्दा तो है विपक्ष के पास सत्ता को घेरने का, और आज जिस तरीके से जो सवाल खड़े किए गए हैं, तो आज विधानसभा सत्र में सीएम योगी आदित्यनाथ उन सवालों का बखूबी अब किस अंदाज में जवाब देते हैं, ये देखना होगा। और इसी बीच आपको बता दें बड़ी खबर प्रयागराज से मिल रही है। प्रयागराज से आपको बड़ी खबर बता दें, चकिया में अवैध प्रॉपर्टी पर कार्रवाई की गई है। तो चकिया क्षेत्र में एक बड़ी कार्रवाई के तौर पर इसे देखा जा सकता है। खालिद जफर की अवैध संपत्ति पर बुलडोजर चला है। तो अवैध संपत्ति थी जिस पर ये बुलडोजर चला। बाहुबली अतीक अहमद का बेहद ही करीबी ये बताया जा रहा था। जफर के घर पर अतीक की पत्नी से मिले थे। जो चकिया क्षेत्र है इसमें अवैध प्रॉपर्टी थी और इस अवैध प्रॉपर्टी पर बुलडोजर चला है। उमेश पाल हत्याकांड में पुलिस का एक बड़ा एक्शन इसे कहा जा सकता है। तो खालिद जफर है और अतीक अहमद के बेहद करीबी बताए जा रहे थे और इनकी अवैध प्रॉपर्टी पर यह बुलडोजर चलाया गया है। तो एक के बाद एक जो अतीक अहमद के टच में पाए जा रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होती नजर आ रही है। और ये जफर बाहुबली अतीक अहमद का बेहद करीबी बताया जा रहा है और इसी की ये संपत्ति थी, अवैध प्रॉपर्टी थी जिस पर बुलडोजर चलाया गया। तो उमेश पाल हत्याकांड से जुड़े हुए जितने भी इनपुट सामने आ रहे हैं या किसी की संलिप्तता सामने आ रही है उसके खिलाफ एक ठोस कार्रवाई भी होती नजर आ रही है। तो चकिया क्षेत्र है ये जहां पर ये अवैध प्रॉपर्टी है और इस अवैध प्रॉपर्टी पर बुलडोजर चलता नजर आ रहा है। आप तस्वीरें भी देख पा रहे हैं। अतीक अहमद से जुड़े हुए जितने भी तार हैं उनको खंगालने की एक कोशिश प्रशासनिक अमले की नजर आ रही है और कार्रवाई भी की जा रही है।
विनय मिश्रा संवाददाता इसी खबर पर जुड़े हुए हैं प्रयागराज से। विनय, क्या जानकारी है इस संबंध में, जिस तरीके से इस अवैध संपत्ति पर बुलडोजर चलाया गया? आप तक आवाज पहुंच पा रही है? विनय, आप तक आवाज पहुंच पा रही है? चलिए दोबारा से संपर्क करने की कोशिश करेंगे। तो अब एक के बाद एक अवैध प्रॉपर्टी पर भी शिकंजा कसता नजर आ रहा है और इसकी एक बानगी देखने को मिल रही है। अतीक अहमद के बेहद करीबी बताए जा रहे हैं जफर, जिनकी अवैध प्रॉपर्टी को गिराया गया है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख पा रहे हैं के न्यूज में। उमेश पाल हत्याकांड का एक तरीके से मास्टरमाइंड कहा जाए। अतीक अहमद का बेहद खास खालिद जफर, जिसकी अवैध प्रॉपर्टी को ढहाया गया। और साथ ही छानबीन भी की जा रही है। अगर और भी अवैध संपत्ति सामने आती है तो उसको गिराया जाएगा, बुलडोजर चलाया जाएगा। प्रयागराज से संवाददाता विनय मिश्रा जुड़ चुके हैं इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए। विनय, क्या अपडेट है इस संबंध में, जिस तरीके से जो जफर है वो बेहद करीबी बताया जा रहा है अतीक अहमद का और बुलडोजर चलाया गया है अवैध संपत्ति पर? जी बिल्कुल, हम जानकारी के लिए बता दें आपको कि जैसा कि प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि मिट्टी में मिला देंगे, तो मिट्टी में मिलाने का काम चालू हो गया है। उमेश पाल हत्याकांड में वांछित बदमाश में से एक बदमाश जफर के घर आज पीडीए का बुलडोजर चल रहा है। धूमनगंज थाना क्षेत्र के कालिंदीपुरम कसारी मसारी में कार्रवाई हो रही है। मौके पर भारी पुलिस फोर्स की तैनाती है। पीडीए के अफसर बस वहां पे बुलडोजर चलाने का काम चालू कर दिए हैं। जी विनय, साथ ही क्या और भी अवैध प्रॉपर्टी सामने आ रही है जिस पर बुलडोजर चलाया जा सकता है? ऐसी कोई अंदर खाने से खबर मिल पा रही है? जी बिल्कुल, बुलडोजर का काम आज से चालू हो गया है और इनकी जो और अवैध संपत्ति है उस पर लगातार प्रशासन की नजर बनी हुई है और इस पर अब बुलडोजर लगातार चलता ही रहेगा। जी, क्या और कोई इनपुट निकलकर प्रशासनिक अमले को मिल पाया? अतीक अहमद का बेहद करीबी बताया जा रहा है, साथ ही कितनी और अवैध संपत्ति के आंकड़े निकलकर सामने आ रहे हैं जिस पर बुलडोजर चलाया जा सकता है? जी, यह जफर जो है ये अतीक अहमद का काफी करीबी बताया जा रहा था, जो कि इस मामले में वांछित है। इसका जो है करोड़ों की ये जो संपत्ति जिसको बुलडोजर चलाया जा रहा है, ये करोड़ों की संपत्ति काफी शहर के बगल की जमीन है, शहर की जमीन है और ये काफी महंगी जमीन बताई जा रही है। जी चलिए, शुक्रिया इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए, करोड़ों की अवैध संपत्ति पर शिकंजा कसता नजर आ रहा है और इसकी एक बानगी देखने को मिल रही है धूमनगंज में, जहां पर जो खालिद जफर है उसकी प्रॉपर्टी को ढहाया गया। उमेश पाल हत्याकांड के आरोपियों पर एक्शन होता नजर आ रहा है। जिस तरीके से एक के बाद एक कार्रवाई होती नजर आ रही है, जफर अहमद के अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलाया गया। बाहुबली अतीक अहमद का बेहद करीबी बताया जा रहा था खालिद जफर। अतीक की पत्नी से इसी घर में ये शूटर मिलने गए थे। सूत्रों के हवाले से ये भी बड़ी खबर मिल रही है और एक प्लान तैयार किया गया। उस प्लान के तहत इस पूरे घटनाक्रम को अंजाम दिया गया और अब इस पूरे घटनाक्रम में जिसकी संलिप्तता सामने आ रही है उसके खिलाफ ठोस कार्रवाई भी की जा रही है। तो इस पूरे घटनाक्रम में ये वांछित चल रहा था। अवैध संपत्ति को भी गिराया गया है। करोड़ों की संपत्ति बताई जा रही है। और इसी बीच बड़ी खबर आपको बता दें, नैनीताल से मिल रही है। यूट्यूबर स्वाति नेगी को हाईकोर्ट से बड़ी राहत। हाईकोर्ट ने जांच पर रोक लगा दी है। वीडियो में भगवा झंडे पर सवाल उठ रहे थे। नाराज हिंदू संगठनों ने ये मामला दर्ज कराया था। यूट्यूबर स्वाति नेगी को हाईकोर्ट ने बड़ी राहत दी है। कल पीठ ने उत्तराखंड पुलिस को फटकार लगाई। कोर्ट ने पुलिस को अपना जवाब दाखिल करने को कहा है। 12 मई को अगली सुनवाई हो सकती है।
नैनीताल से बड़ी खबर, स्वाति नेगी को हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिलती नजर आ रही है। हाईकोर्ट ने जांच पर रोक लगा दी है। खबर चमोली से है, जहां शादी समारोह से लौट रहा वाहन गहरी खाई में गिरकर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। वहीं हादसा के बाद राहत बचाव के लिए एसडीआरएफ रेस्क्यू टीम पहुंची, घायलों को बाहर निकाला गया। वाहन में कुल 12 लोग सवार थे। किलमाड़ा से शादी समारोह में सम्मिलित होने के बाद ये अपने गांव वापस लौट रहे थे, तभी अचानक वाहन अनियंत्रित होने लगा और दुर्घटना का शिकार हो गया। एसडीआरएफ रेस्क्यू टीम द्वारा मौके पर पहुंचकर कार्रवाई शुरू कर दी गई और अंधेरे के विषम परिस्थितियों में भी बचाव अभियान जो है वो रेस्क्यू टीम का जारी रहा। साथ ही जो लोग घायल हुए हैं, करीब 10 लोग घायल बताए जा रहे हैं, जिनको अस्पताल पहुंचाया गया तत्काल और इलाज जारी है। बाकी 2 लोगों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। बढ़ते आगे, 5 मार्च को जाट महाकुंभ को लेकर राजस्थान जाट महासभा प्रदेशाध्यक्ष राजा राम मेल से खास बातचीत की राजनीतिक संपादक राजस्थान कृष्ण गोपाल शर्मा ने। वहीं बातचीत में प्रदेश अध्यक्ष ने बताया कि हमारी कुल 7 मांगों को लेकर हम 5 मार्च को जयपुर में जाट महाकुंभ का आह्वान कर रहे हैं, जिसमें राज्य सरकार जाट को 27% आरक्षण तत्काल दे, सभी सरकारी संस्थानों में जाट की भागीदारी बढ़ाई जाए, जाट आयोग बनाया जाए, जाट महासभा भवन हेतु सरकारी भूमि आवंटित की जाए, सभी चुनावों में जाट की टिकटें बढ़ाई जाए। ये अहम मांगे हैं। विद्याधर नगर में जाट समाज संस्था का एक भवन है, 3000 गज में बना हुआ है, आधा खाली आधे बना हुआ। 3000 गज में जमीन सरकार की पड़ी है। हमने दोनों सीएमओ को 2-2 बार बुला के समान कर दिया, अलॉट नहीं करी। अब सीएम साहब ने बुला के कहा है कि वो जमीन जाटों को अलॉट करना। तो इस तरीके की अभी जैसे आपने भी देखा होगा, जैसे आपने 5 मार्च को महाकुंभ का आह्वान किया है, जाट महाकुंभ का, वैसे ही 15 मार्च को ब्राह्मण महापंचायत बुला रहे हैं, 19 मार्च को। तो अब ये ऐसे अगर समाज अलग अलग बुलाएंगे तो इसको तो यही देखा जाएगा ना कि राजनीतिक परिप्रेक्ष्य को लिया जा रहा है। आखिर जाके 4 साल निकल गए, सरकार के 4 साल निकल जाने के बाद लास्ट ईयर में आखिर जाके ताकत किस में है? काम तो सरकार में है, ताकत सरकार में है, सरकार के पास जाना पड़ेगा। तो ताकत दिखानी है, इसमें बुराई क्या है? तो किसने नहीं दिखाई? तो मतलब यही मेरे कहने का मतलब यही है कि जो ताकत दिखाई जा रही है, गुजरों ने आरक्षण नहीं ले लिया क्या? ताकत दिखाई जब ले लिया, बाकी तो उसमें 50% से ऊपर हो ही नहीं सकता था। तो हम हमारी ताकत दिखाएं, 20-22% है, तो ताकत दिखाने में क्या है? ये हमारे को बीजेपी 27,000 टिकट देती है, पिछली बार इन्होंने भी 30 पे हटा दिया कांग्रेस ने। तो हमारे को 40 साल टिकटें क्यों नहीं दे रहे? 40 साल टिकट देंगे तो हमारे 40 तो श्योर है ना कि दोनों में से कोई तो जीतेगा। तो ये ताकत है, ताकत दिखाएंगे तब समझ में आएगी। अभी इस संदर्भ में लेके आपने कांग्रेस सरकार को भी कुछ ज्ञापन दिया क्या? ज्ञापन हमने ये ज्ञापन नहीं दिया। हम सरकार मांग करी है या कुछ? हम सरकार से मांग कर रहे हैं इमीडिएट ओबीसी का आरक्षण 27% कर दिया जाए। अच्छा, ये तो इमीडिएट कर दें, पूरे हिंदुस्तान की स्टेटों में है, राजस्थान के अंदर भी नहीं है और दिल्ली सरकार में भी है। तो राजस्थान में इमीडिएट 27% कर। चुनाव वाली बात पर नहीं बोलना चाहता जी। ये जो आपका नाम बताइए। मैं शिषपाल कोड़ी, राजस्थान जाट महासभा। कुछ जो भ्रामक विचार साझा किए जा रही है राजाराम जी के बारे में चुनाव लड़ने के, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। राजाराम जी हमारे समाज के बहुत मजबूत स्तंभ है। इन्होंने 30 साल से हमारे समाज का नेतृत्व करते आ रहे हैं। इन्होंने राजस्थान विश्वविद्यालय में कई छात्र नेताओं को यहाँ स्थापित करके विधायक, MP और मंत्री तक बनाने में विशेष योगदान निभाया है। ऐसे व्यक्ति क्या चुनाव लड़ेंगे? जो लोगों को चुनाव लड़ाते हैं, लोगों को राजनीतिक, समाज के लोगों को राजनीतिक रूप से मजबूत करने का काम करते हैं, ऐसे व्यक्ति के बारे में जो चुनाव वाली ये भ्रामक बातें हैं, नकारात्मक बातें हैं, ये सर्वस्वीकार्य है। और जाट महाकुंभ में राजाराम मील ही ऐसे व्यक्ति हैं जिनके नेतृत्व में जाट महाकुंभ हो सकता था। सभी पार्टियों के जाट नेता एक मंच पे आ सकते थे। इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल बस इतना ही। आगे खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़।